नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हम पूर्व की भांति आज पढ़ रहा है क्रिया। हमने विकारी शब्दों में पढ़ लिया है संज्ञा, सर्वनाम और आज बारी आती है क्रिया की। तो सामान्यतः इसका अर्थ आप सभी सूदी विद्यार्थी जानते होंगे कि क्रिया का अर्थ करने से होता है। किसी भी कार्य को करने से जहाँ में कुछ ज्ञात हो वो क्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है। जैसे जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। और क्रिया इंग्लिश में इसको वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब। और संस्कृत में इसको दोस्तों धातु कहते हैं। क्या कहेंगे? धातु। और दोस्तों धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी की माँ है वो संस्कृत है, और संस्कृत में जब इसको धातु कहते हैं और उसी धातु में जैसे कर है और इसके अंतर्गत हमने ना जोड़ दिया और ये हो गया करना, तो इसको हम धातु रूप कहेंगे या फिर इसको क्रियापद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे उठ है, उठ के अंदर हमने ना जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? उठना। ठीक है। तो यानी ना सामान्यतः जहाँ लगता है जिसके अंत में, और उसको हम क्रिया का रूप कहेंगे। सीधी सी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ना के पीछे ना आना चाहिए, फिर तो नाना में अभी आता है ना, तो ये भी क्रिया का रूप हो गया। इस प्रकार से नहीं होता दोस्तों। एक सीधी सी बात और है कि जो क्रिया है इससे वाक्य में पहली बात तो यह है कि वाक्य अधूरा रहता है, बिना क्रिया के वाक्य अधूरा रहता है। दूसरी बात, जैसे ये डिब्बे बना रहा हूं मैं, समझने वाली बात है। सामान्य तो जो कर्ता होता है कार्य को करने वाला, वो वाक्य के प्रारंभ में होता है, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा हो। जो क्रिया होती है, जो कर्म होता है, वो वाक्य के बीच में आता है और अंत में दोस्तों आती है वो क्रिया होती है। सामान्यतः जो क्रिया होगी मित्रों वो वाक्य के अंत में आती है, वाक्य के प्रारंभ में कभी क्रिया नहीं आती। इसी क्रिया से कर्ता कौन है, कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है, इसका बोध हमें क्रिया से ज्ञात होता है। ठीक है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका मतलब ये जो वह है ये एक वचन है। आई बात समझ में? और पढ़ता देखने से हमें ये पता चला कि यहाँ पर 100% वो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। आई बात समझ में? जैसे रमेश दौड़ने जाता है, दौड़ने जाता है। तो दोस्तों इससे काल का भी बोध होता है कि यहाँ पर ये हालांकि है जो है ये सहायक क्रिया कहलाती है। ये वर्तमान जो है काल का बोध हो रहा है। साथ ही दौड़ने से हमें ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पर जो है वो करता है वो एक वचन में है। लड़के पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते ही जो लड़के हैं वो बहुवचन में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये तो एक सामान्य सा परिचय है। हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को इस संबंध में तो ज्ञात ही होगा, तथापि हम कुछ और डीप चलने की कोशिश करते हैं कि क्रिया को किस आधार पर कितने हिसाब से बांटा गया है, कितने हिसाब में बांटा जाता है, उसके संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा है और इसके तीन जो क्रिया के जो भेद हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों। क्रिया को कर्म के आधार पर भी बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, सीधे से सवाल बन जावे। संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो वो भी हम आज देखेंगे यहाँ पर संरचना के आधार पर। और अंत में हम देखेंगे काल के आधार पर। सामान्यतः ये जो प्रश्न है काल वाला, ये रीट, एसआई, आरटेट, सीटेट इनका सबसे फेवरेट वाला है ये। ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी वगैरह जो भर्तियां होती हैं वह उनके अंदर यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। ठीक है। और कंपटीशन जैसे सेकंड ग्रेड जो हिंदी के एग्जाम है उनके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है दोस्तों वो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। पहली क्रिया है वो अकर्मक है, अ यानी बिना, कर्मक कर्म यानी कार्य के, अकर्मक यानी बिना कार्य के। और दूसरी है दोस्तों वो हो जाएगी सकर्मक यानी स यानी साथ में, यानी कर्म के साथ में।
ठीक है। संरचना के आधार पर दोस्तों हैं वो कुल 5 हैं। पहली है संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी साथ में जिसके संयुक्त क्रिया। दूसरी है वो है नाम धातु क्रिया, इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे निसंदेह। तीसरी है वो है प्रेरणार्थक, जिसके अंदर प्रेरणा पैदा होती है, जिसके करने से जिसमें ऐसा लगता है कि प्रेरणा हो दी जा रही है। फिर हैं पूर्वकालिक, काल से भी पूर्वकालिक क्रिया। और अंत में आती है यहाँ पर कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो संरचना यानी बनावट के आधार पर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की है। और काल के आधार पर दोस्तों काल 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार की क्रिया है। पहली है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरी दोस्तों हो जाएगी वर्तमानकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया। और तीसरी हो जाएगी वो है भविष्यकालिक क्रिया। परिष्कार में मैं एक बार क्लास में बैठा था तो प्रदीप कागड़ सर थे जो अभी फिलहाल आरएस लगे हुए। उन्होंने कहा था कि अच्छी राइटिंग जो पेंटर होते हैं वो करते हैं, राइटिंग कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है कंटेंट। ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है भूतकालिक में थोड़ा इस यूं लिखने में थोड़ा भद्दापन आ गया हो, तो इसके ऊपर आप न जाएं, शब्दों पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अब पुनः एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया के जो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कितने हैं? मुख्य 2 भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं 5। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं 3। मैंने बता दिया। जनरली जो पटवार एलडीसी ग्राम सेवक के एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से सब सवाल बनता है और समझने में आसानी से समझ सकते हैं, कोई मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं। संरचना के आधार पर यहाँ से भी प्रश्न बनता है और काल के आधार पर ऐसा ही वैसा ही इनमें बहुत सारे ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो आज हम क्रिया को जब पढ़ रहे हैं, क्रिया का अर्थ मैंने पूर्व में बता दिया, करने से हैं, वाक्य में कार्य का होना वगैरह, इससे जहाँ बोध होगा वो क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। किसी कार्य या करने से या होने से जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज कर्म के आधार पर क्रिया, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बाकी वाला मैं मिटा देता हूँ और कर्म आधारित जो क्रिया है क्या है, कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसको। तो कर्म के आधार पर अब वापस एक बार कर्म समझाना पड़ेगा, है ना। जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होती थी इंग्लिश में, आपने टेंस पढ़े होंगे तो होता था ना, पहले सब्जेक्ट आती थी, फिर ऑब्जेक्ट आता था और फिर वर्ब आती थी। उसी प्रकार से हिंदी में भी ऐसा ही होता है। यानी यहाँ पर कर्ता होगा, ये भी समझाऊंगा कर्ता क्या है। यहाँ पर कर्म होगा और यहाँ पर क्रिया होगी। ठीक है। अब क्या चक्कर पड़ता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्ता का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को करने वाला। जैसे कमलेश पढ़ता है, कमलेश पढ़ता है। अब दोस्तों पढ़ कौन रहा है? कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? कमलेश पढ़ रहा है। यानी ये काम किसके द्वारा हुआ जा रहा है? कमलेश के द्वारा हो जा रहा है। सोनिका मेहनत करती है। क्या करती है? मेहनत करती है। अब दोस्तों मेहनत कौन कर रही है? सोनिका कर रही है। कौन कर रही है? सोनिका। यानी जो मेहनत का काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है? उसको हैंडल कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? उसको हमेशा कर्ता कहा जाता है। पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों है कि कर्ता जो होता है वो वाक्य के प्रारंभ में होता है। ये समझने वाली बात है। किसी का भी नाम होगा या कोई भी सर्वनाम शब्द होगा, उससे आपको पता लगाना है कि वो कर्ता है। जैसे वह फल खाकर दौड़ता है। वो फल खाकर दौड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो कौन फल खाकर दौड़ता है? अब जब आप कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको कर्ता का पता लग जाएगा। कौन फल खाकर दौड़ रहा है? वह। तो दोस्तों ये जो वह है ये वाक्य का कर्ता है। यहां पर मैं दूसरा और शब्द लिख सकता हूं, जैसे कपूर फल खाकर दौड़ता है।
तो कौन फल खा करके दौड़ रहा है? कपूर। तो कपूर क्या है? कर्ता है। यानी वाक्य में किसके द्वारा किसी के द्वारा कोई जो कार्य किया जा रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है, उस काम को कर कौन रहा है? वो हमेशा कर्ता होता है। पहली बात तो आ लो, ठीक है। थे भी 3 डिब्बा बना लो, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कर दो। तो ये होता है प्रारंभ में कर्ता। आप भी अपने कॉपी के अंदर 2-4 शब्द बना करके कर्ता बना सकते हैं। दूसरी बात, इस 2 नंबर को छोड़ दो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको छोड़ दो। अब आते हैं क्रिया पे। वाक्य के सबसे अंत में क्रिया होती है। वाक्य के अंत में सबसे क्रिया, अंत में ही क्रिया होगी, सबसे अंत में होगी। जैसे वह फल खाकर दौड़ता है, वह सोनिका मेहनत करती है, कमलेश पढ़ता है। अब मेरी बात सुनो, ये करती आगे है क्या? पढ़ता आगे है क्या? दौड़ता आगे यहाँ पे प्रारंभ में है क्या? नहीं है ना, सबसे लास्ट में है ना, ये भी लास्ट में है, करती भी लास्ट में है। तो ये सब क्रियाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं। आई बात समझ में? पढ़ना, खाना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, पीटना, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिए, दौड़ता है, दौड़ना से दौड़ता बना, करने से करता बना, करना से करती बना, पढ़ने से या पढ़ना से पढ़ता बना, ठीक है। तो क्रिया है वाक्य के अंत में होती है, और यहाँ पे आपने समझने की कोशिश कर ली। ये आपने 3 नंबर डाल दो, यानी आपकी क्रिया है 3 नंबर, ठीक है दोस्तों, 3 नंबर डाल दी। और प्रारंभ में होता है 1 नंबर, यानी कर्म, ये नहीं सॉरी कर्ता, ये आपने 1 नंबर डाल दिया। यानी यहाँ पर 1 नंबर मौजूद है, अर्थात कर्ता मौजूद है, और यहाँ पर 3 नंबर मौजूद है, अर्थात क्रिया मौजूद है। तो फिर ये 2 नंबर वाला मसला क्या है यार? किसी में तो है और किसी में नहीं है, किसी में तो है। जैसे यहाँ पर तो वाक्य लंबा है, 3 नंबर यहाँ आ रहा है, ये तो वाक्य बहुत छोटा है यार, 1 नंबर ही आ रहा, 3 नंबर ही आ रहा, 2 नंबर कहाँ गया? अभी अपन काम करते हैं, कर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी भाई, एक तो होता है काम के होने का बोध होना, वो दौड़ रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। पर काम क्या है, कार्य क्या है, उस कार्य को कर्म कहा जाता है वाक्य में। जैसे एक समझने की कोशिश करिए बालकों, दोस्तों, लड़की दूध पीती है। लड़की क्या करती है? दूध पीती है, ठीक है दोस्तों। और एक डीकू हंसती है, ठीक है। अब देखो, आपको सीधा सा इसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं। प्रारंभ में क्या होगा? 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर। 1 नंबर में कौन होता है दोस्तों? 1 नंबर में कर्ता होता है, अर्थात डीकू क्या है? वाक्य का कर्ता। लड़की कौन है दोस्तों? वाक्य का कर्ता। आई बात समझ में, ठीक है। अब अंत में कौन होता है? लास्ट में 3 नंबर। 3 नंबर में कौन था? क्रिया। तो लास्ट में ये रही अपने क्रिया, क्या? पीती है, हंसती है। आई बात समझ में? तो क्रिया, इसमें लड़की दूध पीती है, पीना है जो क्रिया है, हंसना है वो क्रिया है दूसरे वाक्य में, ठीक है। पर डीकू हंसती है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर तो मौजूद है, 2 नंबर है ही नहीं, अर्थात इसके अंतर्गत कर्म मौजूद नहीं है। और लड़की पीती है, 1 नंबर मौजूद है, 3 नंबर मौजूद है, पर जो 2 नंबर है, क्या पीती है? दूध पीती, वो भी मौजूद है, अर्थात कर्म भी मौजूद है। अर्थात काम के होने का बोध हो रहा है, पीती है, परंतु क्या पीती है? तो वो दूध पीती है। तो ये जो दोस्तों दूध है वो कर्म है। वो क्या है? कर्म। यानी वाक्य में जब किसी काम को कर रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, वो तो क्रिया है, परंतु काम क्या है ना, तो उसको हम कर्म कहेंगे, ठीक है। एक और समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में, ठीक है दोस्तों। एक और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, और ठीक है। यानी वाक्य में बस आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बना लो। यहां पर जब भी आपको कर्म का ज्ञात करना हो तो क्या लगाओ? क्या लगाएंगे? वाक्य के पीछे क्या सवाल करना है। जैसे सोहन
खाना खाता है। सोहन क्या करता है? खाना खाता है। ठीक है। अब आपको नहीं पता, प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा कर्म है, या फिर प्रश्न आ गया वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, या फिर 4 एग्जाम्पल ऐसे आ गए और अकर्मक क्रिया वाला उदाहरण छांटिए या सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण छांटिए। तो दोस्तों आपको सीधा सा फंडा अपनाना है। यहाँ पर प्रश्न आपको खुद को ही करना है। क्या? आप खुद ही बोल दो सोहन क्या खाता है, तो आपके पास में आ गया खाना। क्या आ गया? खाना। तो दोस्तों ये जो खाना है आपका, ये 2 नंबर, अर्थात ये आपका कर्म यहाँ से निकल गया। ये क्या है? कर्म। और जिस वाक्य में दोस्तों कर्म है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो सकर्मक कहलाएगी। सीधी सी बात है, कौन सी कहलाएगी? सकर्मक। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पूनम हंसती हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आप ये मत कर देना, यहां पे भी आपने क्या कर दिया, पूनम क्या करती है, और आप खुद ही बोल दो हंसती है। अरे मारा साथिड़ो, ये तो 1 नंबर है, अर्थात ये तो खुद ही करता है। और मैंने क्या बताया था, स्टार्ट में 1 नंबर डाल दो, लास्ट में 3 नंबर डाल दो। ये आपने 3 नंबर डाल दिया, यानी 3 नंबर पे कौन होती है? क्रिया होती है। तो 2 नंबर तो आपका ऑलरेडी यहाँ से गायब है, तो इसका मतलब अकर्मक है। प्रश्न आपको ऐसे करना है, पूनम क्या हंसती है, तो क्या हंसती है, इसका उत्तर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक। आई बात समझ में? अब थोड़ा विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इतना आसान, इतना सरल, और बिल्कुल मतलब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा हूं, आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर भी समझ में ना आवे तो दोस्तों ये आपके भाग। मारा हूं जितो वह सके वो मैं सकड़ा ही कर दियो। दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया जो है, क्रिया किस आधारित? कर्म आधारित। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहली होती है अकर्मक, दूसरी होती है सकर्मक। ठीक है। अकर्मक का मतलब होता है अ यानी बिना, जैसे अकारण यानी बिना कारण के, अविलंब बिना विलंब के, है ना। तो अकर्मक यानी बिना कर्म के। अर्थात मैंने आपको यहाँ पे 3 डिब्बे बताए थे, 1, 2 और 3, यानी ये आपका वाक्य है। 1 नंबर पे दोस्तों कौन होता है? कर्ता। 2 नंबर पे कौन होता है? कर्म। 3 नंबर पे कौन होता है? क्रिया। ठीक है। अर्थात अकर्मक यानी बिना कर्म के, जिसमें कर्म मौजूद नहीं है, अर्थात जिसमें 2 नंबर नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। अर्थात उस वाक्य में केवल 1 नंबर और 3 नंबर ही होंगे, 2 नंबर नहीं होगा। बिना कर्म वाला वाक्य, बिना कर्म वाली क्रिया वाक्य नहीं, बिना कर्म के। सकर्मक यानी कर्म के साथ में, जिसमें कर्म उपस्थित हो, यानी जिसमें कर्म हो, ऐसा नहीं कि बिना कर्म के, कर्म उपस्थित हो। ठीक है। अथन समझाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे इसके एग्जाम्पल देखता हूं। एक, मोहन रोता है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपको बिल्कुल अगर क्रिया समझ में नहीं आ रही है तो आपको 3 डिब्बे बनाने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। सबसे आगे वाले पे आपको 1 नंबर डालना है। सबसे आगे कौन है? मोहन। आपने डाल दिया 1 नंबर। वाक्य के सबसे लास्ट में है, आपको 3 नंबर डालना। 2 नंबर को छोड़ दो, बाद की बात है। आपने डाल दिया 3 नंबर। ओके। अब आप खुद ही देख लो कि आपका 2 नंबर कहीं सेट हो रहा है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये जो कर्म है वो तो इसमें है ही नहीं, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? अकर्मक का है। कोशिश करते हैं, एक और देखते हैं यार, मन हो रहा है ना, एक और देख लेते हैं। जैसे विनीता हंसती हैं। ठीक है, हंसती है। अब दोस्तों वाक्य में पहले नंबर में क्या करना है? 1 नंबर डाल दिया,
अर्थात एक नंबर डालते ही वाक्य में कर्ता मौजूद है। तो वाक्य का कर्ता एक नंबर कौन है? विनीता। लास्ट में हमें दूसरे नंबर पे क्या डालना है? यानी 3 नंबर डालना है। दूसरा काम, पहला काम तो करना है 1 नंबर को डालो। आरंभ वाले में आगे 1 नंबर डाल दिया हमने, 1 नंबर डाल दिया। अंत में हमें 3 नंबर डालना था, 3 नंबर डाल दिया। 1 नंबर का मतलब कर्ता, तो कर्ता विनीता है। 3 नंबर क्रिया, तो क्रिया हंसना है। ठीक है। अब आप देखो अठे को और शब्द है क्या? कुछ नहीं है ना। अर्थात यहाँ पर क्रिया नहीं, कर्म है वो है ही नहीं, अर्थात 2 नंबर का प्रयोग हुआ ही नहीं है, यानी ये आक्रमक का उदाहरण है। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, पहला ही काम करना, आगे वाले के नीचे 1 नंबर डाल दिया, लास्ट वाले के नीचे 3 नंबर डाल दिया। 1 नंबर का मतलब कर्ता, कर्ता कौन है? पक्षी। 3 नंबर यानी क्रिया, क्रिया क्या है? उड़ते यानी उड़ना। आप देखो यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है क्या? जगह ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, अर्थात इसके अंतर्गत कर्म मौजूद नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन सकर्मक के। ठीक है, जैसे जगदीश दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर इसके नीचे 1 नंबर डाल दिया साहब। लास्ट में हमने 3 नंबर डालना था, डाल दिया साहब। 1 नंबर का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन है? जगदीश। 3 नंबर का मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया क्या है? पीता, यानी पीना से, पीना क्रिया है, जगदीश करता है। अब आपको ये शब्द मिल गया, ये 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब होता है कर्म। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत कर्म कौन है? दूध। तो भी समझ में ना आए तो यहाँ पे एक सवाल कर दो, क्या लिख करके, जगदीश क्या पीता है? तो जगदीश दूध पीता है, सीधी सी बात है। तो दूध दोस्तों इसके अंतर्गत कर्म है। जब दूध कर्म हो गया तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक होगी या नहीं है? होगी या नहीं साथियों? होगी ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लिया। ठीक है, छगन भूगोल पढ़ाता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करियो। स्टार्टिंग, वाक्य के स्टार्टिंग में अपने को 1 नंबर डालना है, डाल दिया। वाक्य के लास्ट में अपने को 3 नंबर डालना है, डाल दिया साहब। ओके, 1 नंबर में कौन है? छगन, यानी वाक्य का कर्ता कौन है? छगन। कई बार पूछ लेते हैं कर्ता कौन है इसमें। 3 नंबर पढ़ता, पढ़ाता है, तो पढ़ाता किससे बना है? पढ़ना से बना है ना। तो ये वाक्य की क्रिया। ठीक है, अब अपने पास में एक नया शब्द बन गया, भूगोल। तो दोस्तों ये 2 नंबर है। 2 नंबर पे कौन होता है? कर्म, अर्थात इसके अंतर्गत भूगोल है वो कर्म है। फिर भी ना समझ में आवे तो यहाँ आगे क्या करके सवाल कर दो खुद ही, सगन क्या पढ़ाता है? तो आपके पास में उत्तर आ गया ना, भूगोल पढ़ाता है। तो भूगोल क्या हो गया? कर्म। जब आज के अंतर्गत कर्म मौजूद है तो सीधी सी बात है वो सकर्मक क्रिया है। एक एग्जाम्पल और, ठीक है, जैसे घनश्याम दवाई बेचता है। क्या बेचता है? दवाई बेचता है। ओके, स्टार्टिंग के नीचे 1 नंबर, लास्ट के नीचे 3 नंबर। 1 नंबर घनश्याम, घनश्याम वाक्य का क्या है? कर्ता। अंत में बेचना, 3 नंबर क्रिया, तो किरणा क्या, क्रिया क्या है? बेचता, यानी बेचना। ठीक है, एक नया शब्द मिल गया। तो ये 100% दोस्तों कर्म है। फिर भी आपको पता ना चले कर्म क्या है तो यहाँ पे क्या करके सवाल कर दो, घनश्याम क्या बेचता है? दवाई बेचता है। जब दवाई आपके पास में आ गया इसका मतलब आपके पास में कर्म उपलब्ध है। जब कर्म उपलब्ध है वाक्य में तो इसका मतलब वो सकर्मक का उदाहरण है। मतलब कोई फंडा ही नहीं है परेशान होने वाला, कोई परेशान होने वाला फंडा है ही नहीं। अब कई बार सवाल ऐसा भी आता है, रोता, हंसना, उड़ना और बेचना, ठीक है, निम्न में से कौन सा सकर्मक का उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों रोता जो है इसके आगे कर्म नहीं होता, रोना रोना ही होता है। अच्छा रोता है तो इसके अच्छा तो क्या है? विशेषण है। आई बात समझ में? बुरा रोता है, तेज रोता है, ये तो सब विशेषण है ना। कर्म क्या है? हंसना, अच्छा बोले ज्यादा हंसना, थोड़ा हंसना, कम हंसना, ये भी विशेषण है। उड़ना क्या है? तेज उड़ना, तो उसकी क्रिया का ये तो विशेषण है।
परंतु बेचना के आगे आप सवाल कर दो वो क्या बेच सकता है, वो दवाई बेच सकता है, पेन बेच सकता है, कागज बेच सकता है, फल बेच सकता है, इसके आधार पर बेचना है दोस्तों सक्रमक क्रिया होगी। तो ये सवाल दरअसल काफ़ी बार बनते हैं। कई बार सेंटेंस नहीं बनता, केवल शब्द आता है रोना, हंसना, उड़ना और लिखना, निम्न में से कौन सा सक्रमक का उदाहरण है। तो दोस्तों लिखना होगा, क्योंकि आपको सवाल करना है, समझने की कोशिश करना उन शब्दों को कि लिखना है, वो क्या होगा, 100% वो सक्रमक का उदाहरण होगा। अब दोस्तों ये है कि सक्रमक के भी दो भेद हैं। एक तो है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक का मतलब दोस्तों जिसके अंतर्गत एक कर्म मौजूद हो, और द्विकर्मक का मतलब होगा जिसके अंतर्गत दो कर्म मौजूद हो। सीधी सी बात है, यही होगा, और तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों उदाहरण बना है, जगदीश दूध पीता है, ये भी एक कर्मक का, छगन भूगोल पढ़ाता है एक कर्मक का, घनश्याम दवाई बेचता है एक कर्मक का उदाहरण है। अब नई बात समझानी है आपको, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों द्विकर्मक क्या होगा वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब नियम वापस वो का वो लागू करना है। स्टार्टिंग में नंबर 1 डाल दिया, लास्ट में नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, 1 नंबर का मतलब कर्ता कौन है? अध्यापक। 3 नंबर का मतलब क्रिया। अपने पास में क्या है? सिखाना भी है और रहना भी है, 2 क्रिया आके। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इसके अंतर्गत कर्म ढूंढने। कर्म कितने होने चाहिए? 2। तो दोस्तों छात्र और कंप्यूटर, ये दोनों ही यहाँ पे कर्म हो जाएंगे, अर्थात ये संज्ञा है, अब ये कर्म में तब्दील हो जाएगी। संज्ञा नहीं रहेगी, ये कर्म बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फिर भी समझ में ना आवे कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा द्विकर्मक क्या होते हैं, तो लंबी सी जो लाइन होती है ना, वो द्विकर्मक का उदाहरण होती है। और द्विकर्मक का उदाहरण नहीं पूछती, क्योंकि हर किसी को आसानी से पता चल जाता है कि द्विकर्मक कौन सा है, क्योंकि लंबा सा सेंटेंस देखेंगे। देखो भाई, एक तो मैंने लिखा इतना, मोहन रोता है, और एक मैंने लिखा अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो लंबी सी लाइन होगी ना, तो ये द्विकर्मक का उदाहरण है। राम ने रावण को तीर से मारा। अंत में 3 नंबर, तो ये क्या है? क्रिया, तो मारना क्रिया। प्रारंभ में 1 नंबर, तो कर्ता कौन है? राम। अब दोस्तों तीर और रावण ये दोनों ही कर्म है। तीर भी कर्म है और रावण भी कर्म है, अर्थात ये जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है अब ये कर्म में तब्दील हो जाएगी। पर फिर भी आसानी से समझने का यही फंडा है कि राम ने रावण को तीर से मारा। इतना लंबा सेंटेंस बन गया, तो सीधी सी बात है द्विकर्मक का उदाहरण होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, अब इसके ऊपर चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, परंतु शॉर्ट में हमने इतने मेहनत के साथ में आपके साथ में साझा किया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आता, इस वीडियो को रिटर्न बार बार देख करके आप भी इस प्रकार का बना करके कर्ता कर्म क्रिया 1 2 3 और एग्जाम्पल खुद के मन से लिखते जाओ और उसके आगे सेट करते जाओ। हाँ, 1 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 2 नंबर नहीं है तो अकर्मक, है तो सक्रमक। ठीक है, और इनको रोना हंसना उड़ना जो है इनको समझना पड़ेगा माइंड से, है ना। इसको बाकी कोई इसकी विटामिन की टैबलेट नहीं आती है याद रखने की, सिर्फ समझने की है कि हंसना होता है, लिखना तो क्या होता है, सुंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कागज़ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कागज़ तो कर्म हो गया, पर हंसना है, हंसना केवल हंसना ही होता है। जोर से रोना करना, जोर से हंसना, तेज़ हंसना, कम हंसना, ये तो सब उसकी विशेषता है रोने की, अर्थात ये तो विशेषण है। कर्म इसमें कहाँ है? कर्म तो नहीं है ना। ठीक है, तो दोस्तों इस आधार आज हमने पढ़ा है। इसको कोआ भी बोल रहा है, भाई मेघ का संदेश दे रहा है, शायद हो सकता है। तो आज हमने इस क्रिया को पढ़ा और विधिवत पढ़ा है। कर्म आधारित क्रिया के भेद हमने आज दोनों ही पढ़ लिए, अक्रमक और सक्रमक के भी पुनः भेद दो थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आग्रह रहेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला अफजाई करें। आपको कुछ और सुधार की आवश्यकता लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल दोस्तों के साथ में साझा करते हुए मैं भरत कुराना आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।